वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। आज के हम लोग वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे, पोषण तथा पाचन। मनुष्य में किस तरह पोषण तथा पाचन होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पोषण तथा पाचन हम लोग का आज का नया टॉपिक है। पोषण तथा पाचन हम लोग का आज का नया टॉपिक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पोषण, पोषण तथा पाचन। पोषण तथा पाचन, पोषण तथा पाचन हम लोग मनुष्य में किस प्रकार होता है, जीव जंतुओं में किस तरह पोषण तथा पाचन होता है। आज के वीडियो में हम लोग आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि पोषण तथा पाचन मनुष्य में किस तरह से होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे पाचन क्या होता है। पहले हेडिंग जो डाले हैं पोषण तथा पाचन, उसके बारे में पहले जान लीजिए कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है इसके बारे में हमको देखना है कि पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। जीव जंतुओं में जो जीवित दशा में रखने के लिए, जीव जंतुओं को हम जीवित दशा में रखने के लिए इसकी कोशिकाओं में निरंतर क्या करते हैं, उपापचय वाली क्रिया होती है। जीव जंतुओं को जीव जंतुओं को जीव जंतुओं को जीवित दशा में रखने के लिए, कैसे, जीवित दशा में रखने के लिए जीवित दशा में रखने के लिए इनकी कोशिकाओं में निरंतर क्या होता है, उपापचय क्रियाएं होती है। इनकी कोशिकाओं में रखने के लिए इनकी कोशिकाओं में इनकी कोशिकाओं में निरंतर एक मिनट, निरंतर इनकी कोशिकाओं में निरंतर क्या होता रहता है, निरंतर उपापचय क्रियाओं द्वारा एनर्जी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी ऊर्जा से क्या होता है कि मनुष्य के शरीर का पोषण होता है। जिन जिन पदार्थों से मनुष्य के शरीर का पोषण होता है उन पदार्थों को हम पोषण तत्व बोलते हैं। उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, पोषण तत्व। और हमारे शरीर में वो जो पोषण तत्व है उनको खाने से जो हमको एनर्जी मिलती है, जो हमको ऊर्जा मिलता है, उससे हमारे शरीर की जितनी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो निरंतर लगातार होती रहती हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। मैंने क्या लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि जीव जंतुओं को जीवित दशा में रखने के लिए इनकी कोशिकाओं में निरंतर क्या होता है, उपापचय क्रियाएं द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा जो होती है पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त होती है। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। वो पोषक तत्व जो हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। वो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 6 प्रकार है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है पहला, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है आपका प्रोटीन। तीसरा है आपका वसा। चौथा है आपका विटामिन। पांचवा है आपका खनिज तत्व। और छठा आपका कौन सा है, छठा है आपका तत्व, छठा है आपका रेसे, जो फाइबर रेसे होते हैं वो। ठीक है, तो आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि पोषण क्या होता है पहले वो जान लीजिए
कि जो जीव जंतुओं को जीवित दशा में रखने के लिए जीव जंतुओं के शरीर में एक उपापचय क्रिया होती है, और वो क्रिया जो होती है क्या हमको हमारे शरीर को देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। उपापचय का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें जटिल जो तत्व हैं वो सरल तत्वों में बदल जाएं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो जटिल तत्व है वो सरल तत्वों में टूट रहे हैं। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब होता है इसमें दो क्रियाएं होंगी, एक तो टूटने वाली क्रिया होगी, एक क्या होगा, तोड़ने वाली क्रिया होगी, एक तोड़ने वाली क्रिया होगी और एक जोड़ने वाली क्रिया होगी, एक जोड़ने वाली क्रिया होगी, एक तोड़ने वाली क्रिया होगी, एक जोड़ने वाली क्रिया होगी। तोड़ने का मतलब क्या? तोड़ने का मतलब क्या? जब जटिल यौगिक जो हैं जब टूटेंगे किसमें? सरल में, सरल यौगिकों में तो उसे हम क्या कहेंगे? वो आपकी तोड़ने वाली क्रिया हो गई, क्योंकि ये जटिल यौगिक जो होती है एक तरह का, जैसे आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन को हमको तोड़ना है, प्रोटीन एक तरह की क्या होगी, ये जटिल है। अगर हमको प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीन जब भी टूटेगा तो किसमें टूटता है? अमीनो एसिड में। किसमें टूटता है? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं ग्रुप बना के क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। तो जो क्या होता है, अमीनो अम्ल में प्रोटीन क्या हुआ, ये एक जटिल यौगिक था, और जब ये टूटा है, ये किस प्रोसेस द्वारा टूटा है? तोड़ने वाली क्रियाएं क्या हो गई? ये तोड़ने वाली क्रिया है, जिसको हम सरल यौगिकों में तोड़ दिए, इसलिए उपापचय में तोड़ने वाली क्रिया है। जोड़ने वाली क्रिया क्या है? जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ने वाली क्रिया होगी कि जब सरल यौगिक क्या करेंगे, मिलकर के बना लेंगे क्या? जटिल यौगिक बना लेंगे, जटिल यौगिक बना लिए। ठीक है, तो क्या हो गई आपकी जोड़ने वाली क्रिया हो गई। जैसे आपके सरल यौगिक में क्या हो गया, हमने लिख दिया CO2 लिख दिया और वाटर लिख दिया, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए? ग्लूकोज बना लिए। क्या बना लिए? ग्लूकोज बना लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज जटिल हो गया, सरल में आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए? ग्लूकोज बना लिए। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं? उपापचय क्रिया के अंतर्गत आती है। आई होप आज आप लोगों को क्लियर होगा कि उपापचय क्रिया क्या होती है। उपापचय क्रिया में दो तरह की क्रियाएं होती है, एक जोड़ती हैं और एक तोड़ती हैं। तो जोड़ने वाली क्रियाएं जो होती है उसमें जटिल यौगिक जो होता है सरल यौगिक में टूट जाता है। जैसे प्रोटीन है वो टूटा है अपने अमीनो अम्लों में, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बना लेते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और उपापचय में एक दूसरी क्रिया होती है, जोड़ने वाली क्रिया होती है, जिसको हम सरल यौगिक जटिल यौगिक में बदल जाते हैं। बहुत सारे जो सरल यौगिक होते हैं एक दूसरे से मिल करके किसमें बदल जाते हैं? जटिल यौगिक में। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर के क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। और इसमें क्या था, प्रोटीन में कि एक ही कंपोनेंट था, एक ही तत्व था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अमीनो अम्ल के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो उपापचय ऐसी क्रियाएं होती हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा है उपापचय क्रियाएं, इतना क्लियर हो गया होगा कि उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं। उसमें अपचयन भी होता है और उपचयन होता है। मतलब उपापचय में अपचयन उपचयन दोनों मिलकर के उपापचयन बना लेते हैं। ओके, तो तोड़ने वाली क्रिया होती है कंपोनेंट को, और जोड़ने वाली क्रियाएं होती हैं। तो पोषण जो होता है, पोषण में क्या, जीव जंतुओं को जीवित दशा में रखने के लिए इनकी कोशिकाओं में निरंतर उपापचय क्रियाओं द्वारा क्या हमें ऊर्जा प्राप्त हो, और वो जो ऊर्जा हो जिन पदार्थों से मिलता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। वो पोषक तत्व हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं 6। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है आपकी विटामिन, और पांचवा है आपका खनिज तत्व, और छठे हैं फाइबर रेसे। क्या है? रेसेदार या रेसे होते हैं। जैसे फाइबर रेसे में क्या हुआ, जैसे आपने क्या खा लिया, ऑरेंज खा रहे हैं, ओके, आप क्या संतरा खा रहे हैं, तो उसमें जो रेसे रहते हैं हम उसके साथ खाते हैं, तो वो फाइबर होते हैं, उसी को फाइबर बोलते हैं, उसी को हम फाइबर रेसे बोलते हैं।
ओके, आई थिंक आप लोगों को पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या है। अब पोषण जो होता है वो मनुष्यों में या जीव जंतुओं में या पूरे जितने भी जीव जंतु हैं जीव जगत में, उसमें दो तरह के पोषण होते हैं। वो हम देख लेते हैं वो दोनों तरह के पोषण क्या क्या होते हैं। जो दोनों तरह के पोषण होते हैं वो कौन कौन से पोषण होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषण। क्या होता है, एक होता है स्वपोषी चाहे स्वपोषण, यह होता है स्वपोषण, स्वपोषी, एक मिनट, चाहे स्वपोषण लिख लीजिए, ये स्वपोषण होता है। दूसरा होता है परपोषण, परपोषण या परपोषी लिख लीजिए, एक मिनट। पहला है आपका स्वपोषी, स्वपोषी, पहला है आपका स्वपोषी, दूसरा है आपका परपोषी, परपोषी, दूसरा है आपका परपोषी, पहला है आपका स्वपोषी। ओके, अब इन दोनों के बारे में हमको देखना है कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। स्व का मतलब स्वयं, अपोषी का मतलब भोजन प्राप्त करना। ऐसे जीव जो स्वयं से अपने भोजन को बनाते हैं, ऐसे जीव या ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन, ऐसे जीव जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। स्व का मतलब क्या होता है, देख लीजिए एक बार। स्व का मतलब होता है आपका स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं, इस स्व का मतलब होता है स्वयं। एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा पतला कर लेते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब हो गया स्वयं। अपोषी का मतलब होता है भोजन बनाना या प्राप्त करना, या प्राप्त करना, भोजन बनाना या तो प्राप्त करना। ओके, तो आप देखिए ध्यान से कि स्व का मतलब स्वयं, ऐसे जीव जंतु या ऐसे जीव जगत में जो प्राणी हैं या पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाए, जो अपना भोजन स्वयं अपना भोजन बनाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम स्वपोषी। क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और इस तरह के पोषण को हम बोलेंगे स्वपोषण, इस तरह के पोषण को क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। और जो जो जीव जगत में ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो ये जो अपना भोजन कौन बनाता है, अपना भोजन जितने भी आपके ग्रीन प्लांट होते हैं, चाहे वो छोटे चाहे बड़े हो, जितने भी हरे पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके उपस्थिति में, उनके शरीर में एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, उसके उपस्थिति तथा प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश कैसा हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो सिर्फ अपना भोजन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्यूबलाइट या टार्च वगैरह जला दी तो प्रकाश, उस प्रकाश में अपना भोजन नहीं बनाते। सूर्य के प्रकाश में, मतलब जिसमें सौर ऊर्जा उनको मिले, उसी ऊर्जा की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इस डायग्राम से, आई होप आप लोग को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। ये मैंने क्या बना दिया, एक प्लांट बना दिया। ये क्या मैंने बनाया है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट की ये क्या है, लीफ है। ये क्या है, पत्ती है। इस पौधे की क्या है, ये पत्ती है। इस पौधे की क्या है, ये क्या है, इस पौधे की पत्ती है। ओके, इस प्लांट की क्या है, इस पौधे की क्या है, ये पत्ती है। इस पत्ती का कलर ग्रीन किसके वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया गया, इसमें पाया गया हरित लवक। क्या पाया गया, इसमें पाया गया हरित लवक, हरित लवक। और ये क्या है, आपका सूर्य है। ये क्या है, सन है। यहाँ क्या है, सन है। सन से कौन सी आपकी इस पे आके गिर रहा है प्रकाश, सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आके गिर रही है, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहाँ क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए ये प्लांट का क्या है, ये पौधे का जो है, ये पौधे का, ये पौधे का क्या है, जड़ है। ये पौधे का जड़ है। ये चीज देखिएगा, ये पौधे का जड़ है। और इस जड़ के पास क्या पाए जाती है, ऐसे मिट्टी के बहुत सारे कण लगे होते हैं, मिट्टी के
यहाँ बहुत सारे कण हैं और इस मिट्टी के कण के बीच बीच में क्या है, पानी है और खनिज तत्व है। क्या है, पानी है और खनिज तत्व है। ओके, क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर हैं, पानी है और खनिज तत्व, पानी है और खनिज तत्व है। ये क्या है, हमारी जड़ है, उस पौधे की जड़ हो गई। ये क्या है, मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के कण हैं। और ये क्या है, जल है। और ये जल कैसा है, ये कैपिलरी वाटर है। कैसा है, कैपिलरी जल है। कैसा जल है, कैपिलरी जल है। कैसा जल है, ये है कैपिलरी जल। अब आप लोग कहेंगे कि मैम कैपिलरी जल क्या होता है, कि कैपिलरी जल क्या, आपने क्यों कैपिलरी जल लिखा है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा कैपिलरी वाटर या कैपिलरी जल को ही अवशोषित करते हैं। वो किसी नॉर्मल पानी को, जमीन के अंदर तो बहुत तरीके के पानी होते हैं, तो उन पानी को नहीं लेते, जो कैपिलरी जल होता है उसको ही लेते हैं। अब ये कैपिलरी जल क्या है, इसको देख लीजिए। जब, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब ये जो है आपका मिट्टी कण, जब दो मिट्टियों के कणों के बीच में, दो मिट्टियों कणों के बीच में जो जल उपस्थित होता है, दो मिट्टियों या कणों के बीच में जो मिट्टी के कण है उनके बीच में जो जल उपस्थित होता है, उस जल को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर या जल। इसी जल को, दो मिट्टियों कणों के बीच में जो जल होता है, इसी जल को जो होते हैं हमारे पौधे अपने जड़ द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसी जल को, जो कैपिलरी जल होता है, इसी जल को क्या करते हैं हमारे पेड़ पौधे अपने जड़ों द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित कर करके उसे कहाँ पहुंचाते हैं, उसको ले जाते हैं आपके जो पत्ती है वहां पे। अब यहाँ क्या आ गया, वाटर आ गया। यहाँ क्या आ गया, वाटर आ गया। यहाँ क्या आया, वाटर आ गया। ओके, अब वाटर यहाँ आया, पहले यहाँ से आपका वाटर गया, जो रूट है, सॉरी, जो आपका रूट है, जो आपके जड़ थे, उस जड़ से आपका वाटर गया लीफ तक, मतलब पत्तियों तक। तो पहले क्या आया, वाटर आ गया। हम यहाँ पहले वाटर लिख लेते हैं। वाटर कैसे आया है आप लोगों को पता है, ये मैंने पौधा बनाया है। ये क्या है, आपका पौधा है। इस पौधे में ये पत्ती लगी हुई है और इस पत्ती में क्या हुआ, यहाँ से वो जल जो थे, जो वाटर था, जो जल था, वो गया है कहाँ, पत्ती तक। ओके, अब आप लोगों को इतना पता होगा कि जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हम लोग के श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन होती है। जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन, पेड़ पौधे। तो कौन सा पेड़ पौधे ने कौन सा गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ क्या लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले उसने क्या किया, जड़ से ले लिया वाटर, मतलब जड़ से उसने कैपिलरी जो जड़ था, जल था, उसको उसने लिया है। रूट से आपके जो उसका रूट था, जो उसका जड़ था, उस जड़ से उसने कौन से जल को लिया है, कैपिलरी जल। तो मैंने वाटर लिख दिया, जल लिख दिया। फिर उसने क्या किया, अपने श्वसन के द्वारा कौन सा गैस लिया था पेड़ पौधों ने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों जो होता है एक दूसरे से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, पर किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमको देखना। ये किसके उपस्थिति में रिएक्शन हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ है आपका किसके उपस्थिति में हो रहा है, ये हमको देखना है। तो ये जो रिएक्शन आपका हुआ है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और हरित लवक, और किसकी वजह से, हरित लवक, हरित लवक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो हम एरो पे लिख देंगे सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ये जो क्या था आपका, जो ये क्रियाएं हैं, भोजन बना रहा है पेड़ पौधे को, कैसे बना रहे हैं, इनके लिए ये दोनों कंडीशन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे ग्लूकोज। क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और क्या करते हैं, और ये जो है करते क्या है, ये करते हैं, ये क्या करते हैं, और ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को, O2 को इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में क्या करते हैं, एरो का मतलब होता है ऊपर, कि पर्यावरण में इसको छोड़ देते हैं। तो यही जो ऑक्सीजन वो
छोड़ते हैं उसी ऑक्सीजन को जो है जितने जीव जंतु होते हैं वो लेते हैं, इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेके के जिंदा हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताया है, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो होते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और एक मनुष्य जो होता है वो भोजन बनाता नहीं, वो भोजन पकाता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने किचन में भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं। भोजन कौन बनाता है, हरे पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो देखिए क्या मैंने बताया, इससे आपका एक क्लियर होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं जड़ से क्या लेते हैं, जल को ले जाके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और फिर पत्तियां क्या करती हैं, श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिए। मैंने जल लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्रिया किसके किसके उपस्थिति के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति के कारण हुआ। इसलिए मैंने एरो जो बनाया था उस पर लिखा है सूर्य का प्रकाश और हरित लवक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पर्यावरण में छोड़ देते हैं, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को आज फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और पेड़ पौधे अपने भोजन को कैसे बनाते हैं। ये जो उसने ग्लूकोज को बनाया है, ये भोजन पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसको जो होता है ग्लूकोज को किस फॉर्म में रखते हैं, ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, T से ट्राई, P से फॉस्फेट। और ये जाकर के कहाँ संचित होता है, ये संचित होता है जो कोशिका में क्या पाया जाता है, आपका माइटोकांड्रिया। कांड्रिया में ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे वो एटीपी के रूप में जा करके क्या हो गए, संचित हो गए। ओके, तो ये आपका पूरा क्या था, प्रकाश संश्लेषण था। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। और ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो सिर्फ पूरे संसार में पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, वो भी स्वपोषी होते हैं। एक एनिमल है जिसका नाम है युगलिना। वो जो युगलिना होता है वो पौधा और जंतु दोनों के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसके वजह से वो क्या करता है कि अपना खाना खुद बनाता है। और इसलिए उसमें ये पेड़ पौधों के क्या आए हैं, लक्षण आए हैं, जिसके वजह से युगलिना को, कौन सा जंतु है, युगलिना कौन सा जंतु है, युगलिना। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पादप और जंतु जगत के बीच की ये क्या होती है, कड़ी होती है। क्योंकि युगलिना के अंदर पादपों की तरह, पेड़ पौधों की तरह ये अपना खुद का खाना बनाता है, और जीव जंतुओं की तरह इसमें क्या होते हैं, बाकी सारी क्रियाएं पाई जाती है जीव जंतुओं की तरह। ठीक है, तो ये जो है आपका युगलिना भी क्या है, एक तरह का स्वपोषी होता है, पर ये जंतुओं में आता है, जो कि स्वपोषी जनरली क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। आई होप आप लोगों को स्वपोषी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरी तरह का पोषण क्या होता है, परपोषी। क्या होता है दूसरी तरह का, परपोषी। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरी तरह क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपोषी। जिसको इंग्लिश में हम स्वपोषी को इंग्लिश में कहते थे ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, उसको बोलते थे स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स, ये है हेट्रोट्रॉप्स। पर का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर। अपोषी का मतलब होता है भोजन। ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर भोजन के लिए क्या हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहेंगे, परपोषी। ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परपोषी बोलते हैं। ओके, तो परपोषी क्या है, मनुष्य है। मनुष्य क्या होता है, परपोषी है। वो अपने भोजन के लिए क्या करता है, जीव जंतु वो पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। पेड़ पौधों से वो साग सब्जियों को, फल को
सब चीजों को लेता है, खाता है। जीव जंतुओं से क्या लेता है, दूध, दही, वसा, बाकी बहुत सारी चीजें, उनके मांस को सबको खाते हैं। तो मतलब मनुष्य क्या हुआ, परपोषी हुआ, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता। मनुष्य जो है अपना भोजन पकाता है, कभी भी मेकिंग फूड नहीं देता। जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे वहां कभी मेकिंग फूड नहीं देगा, वो हमेशा कुकिंग लिखता है। क्या लिखता है, कुकिंग, मतलब पकाना। मनुष्य जो होता है अपने भोजन को पकाता है, अपने किचन में बनाता नहीं। बनाता कौन है, हरे पेड़ पौधे, और एक जीव है जो एक कोशिकीय युगलिना, वो अपने भोजन को बनाता है। आई होप आप लोगों को परपोषी समझ में आ गया होगा। परपोषी का एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। सभी जितने जीव जंतु हैं, जितने जीव जंतु हैं वो सभी, तो जंतु में आपका मानव आ गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भय होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन, पेड़ पौधों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो ये ऐसे जीव जंतु को क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को परपोषी भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं कि मैंने क्या बताया पोषण में, कि पोषण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपापचय क्रिया द्वारा मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है कुछ पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त होती है। पोषक तत्व कितने प्रकार के मैंने बताया था, 6। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और रेसे, ये 6 प्रकार चीजों से क्या मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा हम अपनी उपापचय क्रियाओं में, अपने उपापचय की सारी क्रियाओं में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, हमने पोषण के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया। अब आप लोगों को पाचन देखना है कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, पाचन आखिर में है क्या, वो हमको पढ़ना। देखते हैं पाचन क्या है। पाचन, अब हम लोग देखते हैं पाचन। पाचन, एक मिनट बस बेटा, एक मिनट रुकिए। आप लोगों को पोषण में एक चीज कहना, बताना भूल गई। पोषण में आप लोग ये चीज याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संतुलित आहार क्या होता है। क्या होता है, संतुलित, संतुलित आहार, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। अब ये संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें जितने भी हम जो चीजें खा रहे हैं उसकी जो मात्रा जो है, जो हम ले रहे हैं, एक संतुलित हो, एक संतुलित मात्रा में हम उस चीज को खाएं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। मैंने क्या भी आपको बताया था कि हमने अपने शरीर में हम लोग 6 तरह के क्या करते हैं, पोषक तत्वों को खाते हैं। ओके, 6 तरीके के पोषक तत्वों को खाते हैं। वो कौन कौन से बताए थे मैंने, ये आपका क्या क्या था, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या था, कार्बो, क्या था, कार्बोहाइड्रेट, क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या बताया, प्रोटीन। तीसरा है आपका वसा। चौथा है आपका विटामिन। पांचवा है आपका खनिज तत्व, खनिज तत्व। और छठा है आपके रेसे, जो फाइबर्स होते हैं, रेसे। ओके, तो मतलब हमने अपने भोजन में ये 6 प्रकार के तत्वों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अपने भोजन में हम 6 प्रकार के तत्वों को ले रहे हैं। बस बेटा एक मिनट रुकिए। हम अपने भोजन में कितने प्रकार के तत्वों को ले रहे हैं, 6 प्रकार के तत्वों को ले रहे हैं। ये 6 प्रकार के तत्व कौन कौन से, सॉरी, ये 6 प्रकार के तत्व कौन कौन से हमको ये देखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और रेसे हैं। ओके, तो ये जो मैं 6 प्रकार के जो तत्व हमने लिया है, ये 6 प्रकार के तत्वों को हम ये नहीं कि किसी की मात्रा ज्यादा खा लें, किसी का कम, ऐसा नहीं। सबको हम किस किस हिसाब से खाएंगे, सबको एक संतुलित, एक संतुलित मात्रा में लेंगे। संतुलित मात्रा में हम इसको लेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, एक संतुलित मात्रा में हम इन चीजों को खाएंगे। कोई चीज कम ना हो, कोई चीज ज्यादा ना हो। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपके शरीर में इंसुलिन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, कि आपको क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा।
अगर इंसान प्रोटीन कम खा लिया तो उसको क्वासिकर नामक डिजीज होती है, प्रोटीन की कमी से वो हो गया। अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा खा लेना, फैट बढ़ गया तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लगती है। विटामिन है, विटामिन की कमी से बहुत सारी रोग हो जाती हैं। तो मतलब हर चीजों को हम एक इक्वली बैलेंस में खाएंगे, एक संतुलित मात्रा में खाएंगे, एक उचित अमाउंट में किसी चीज को हम खाएंगे तो उसी संतुलित मात्रा को, भोजन की एक संतुलित मात्रा को जिसको हम लोग खा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। इसी को क्या कहेंगे, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लगभग खाते हैं हमारे शरीर में, अच्छा इसको इतना ही रहने दीजिए, फिलहाल अभी इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद पढ़ाएंगे कि संतुलित आहार क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और रेसे सबका जो मात्रा हम जो खाएं अपने डाइट में, अपने भोजन में जो मात्रा ले, एक संतुलित मात्रा में ले, उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पाचन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, पाचन क्या है। पाचन हमको देखना है, पाचन पाचन क्या है, हमको क्या देखना है, पाचन क्या है। ओके, पाचन को हम लोग देखेंगे कि पाचन आखिर में है क्या। चलिए देखिए, पाचन के बारे में हम पूरा अच्छे से अपनों को समझा दे। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको सेट कर ले तो एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल, पाचन के बारे में ही देख लेते हैं। ओके, हमारे क्या है, हम जो अपने भोजन में हम जो खाना खाते हैं, पाचन का मतलब होता है जो अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा विलेय भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या है ये सेंटेंस, पहले लिख लेते हैं कि क्या है कि अविलेय 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 भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा, कौन सी क्रिया होगी इसमें, भौतिक तथा रासायनिक रासायनिक भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्रियाओं द्वारा विलेय, इसमें हम चेंज करेंगे भौतिक तथा भोज्य क्रियाओं द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे पाचन। क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, पाचन कहते हैं। क्या कहेंगे, पाचन कहते हैं। अब आप लोग इस सेंटेंस के बारे में समझिए, हम क्या लिखवाए हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में लिखा है कि पाचन क्या है, लिखा है इसमें कि अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा विलेय भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब अविलेय भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हो जिनका जो हो क्या हो, स्ट्रक्चर जो हो, जो उसकी शेप हो या जो इनका अमाउंट जो भी हो, कैसा हो, एक जटिल हो। ठीक है, जब कोई चीज जटिल होता है तो किसी चीज में विलय नहीं हो पाता, उस जटिल चीज को हमको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे चीजों में। जब हम छोटे छोटे चीजों में उसको तोड़ देते हैं तो वो चीज क्या होती है, वापस से फिर उसको हम विलय करने में उस चीज को क्या होती है, आसानी होती है। वही चीज कह रहा है कि अविलेय भोज्य पदार्थों को हम किस अवस्थाओं द्वारा तोड़ रहे हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है हम किसी गति द्वारा उसको तोड़े या किसी बाहरी टेम्परेचर के द्वारा, पाचन सॉरी मतलब तापमान के द्वारा तोड़े। इन सब चीजों से उन चीजों को क्या करें, हम तोड़ दें। और रासायनिक का मतलब जो होता है, जैसे प्रोटीन है,
प्रोटीन एक तरह का या कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब चीजें क्या होती हैं, एक तरह की रासायनिक चीजें, रासायनिक हैं। और ये जैसे जटिल कार्बोनिक एसिड, जैसे जटिल कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो होते जटिल पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनको हम सरल पदार्थों में बदलते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम सरल में किसमें बदल देंगे, उसको हम ग्लूकोज में, फिर आपका क्या होता है माल्टोज में, लैक्टोज में, इन सब चीजों में हम उसको छोटे छोटे यूनिटों में तोड़ देते हैं। ओके, फिर आपका जो भौतिक, फिर आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम क्या करते हैं, अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं। फिर वसा को हम लोग क्या करते हैं, ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में हम लोग क्या करते हैं, वसा को तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, वो सब चीजें जो थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जो थी क्या थे, वो अबिलेय भोज्य पदार्थ थे। उनको हम भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, इन सब चीजों में तोड़े। प्रोटीन को हम किसमें तोड़ रहे हैं, अमीनो अम्लों में तोड़ दिए। फैट को हम लोग तोड़ दिए, जो वसा थी उसको फैटी एसिड या तो वसी अम्लों में तोड़ दिए, ग्लिसरॉल में तोड़ दिए। तो वो क्या थी, वो सरल चीजों में टूट गई। किन क्रियाओं द्वारा, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा। तो ये जो क्रियाओं द्वारा टूट करके फिर वो विलेय पदार्थों में बदल गई। ठीक है, उसका पाचन हो गया और वो पाचन होकर के विलेय पदार्थों में हमारे ब्लड में जाके घुल गई। उसी चीज को क्या कहेंगे, हम पाचन कहेंगे। उसी चीज को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। जब कोई जटिल पदार्थ होता है वो भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में टूट करके और हमें क्या प्राप्त कर दे, हमें ऊर्जा प्राप्त कर दे। और वो ऊर्जा हमारे ब्लड में, हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं, हमारी शरीर के जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, उनमें जाकर के वो क्या हो जाए, संचित हो जाए। इस सब क्रियाओं, जिस क्रियाओं द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहते हैं। ओके, जो पाचन होता है वो जनरली जो होता है दो तरह के मुख्य भाग में होता है। जो ऐसा चीज होता है कि पाचन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण पाचन हो जाता है। एक आपका जो होता है वो आपका पहला आहार नाल में होता है। दूसरा है आपका क्या होता है, पाचन का जो आपकी आंत होती है या पाचन ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा होता है। तो जो पाचन हुआ, पाचन में मुख्य दो अंग सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। उन्हीं दो अंगों के भाग से भी सब बटे हुए रहते हैं। इसलिए मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से, दो भागों से, दो भागों से मिलकर बना होता है। भागों से मिलकर बना होता है। वो कौन से भाग होते हैं, वो कौन से भाग होते हैं, वो एक भाग है आपका, क्या है ये, एक भाग है आपका आहार नाल। एक भाग क्या है आपका, आहार नाल, आहार नाल। और दूसरा भाग क्या है आपकी, दूसरा भाग है आपका पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग क्या है, पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग क्या है आपका, पाचन ग्रंथियां होता है। आहार नाल की जो लंबाई होती कितनी फीट होती है, 33 फीट होती है। कितनी फीट होती है, 33 फीट होती है। ये मैं स्टार लगा दे रही हूँ। क्वेश्चन बनता है कि आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 33 फीट होती है। ओके, कितनी फीट होती है, 33 फीट होती है आहार नाल की लंबाई। तो आहार नाल क्या है, पहले ये जान जाइए। हमारे मुख से और मल द्वार तक की जितनी भी संरचनाएं होती हैं किसके अंतर्गत आएंगी, आहार नाल के। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मुख से गुदा तक, या इसी को बोलते हैं मल द्वार तक, मल द्वार तक की जो जितनी भी संरचनाएं होती हैं वो किसमें आएंगी, आपके आहार नाल में आएंगी। किसमें आएंगी, आपके आहार नाल में आएंगी। किसमें आती हैं, आपके आहार नाल में आती है। हमारे मुख से लेकर के मुख गुदा तक की जितनी भी आपकी क्या आते हैं, अंग आते हैं, जितनी भी आपकी संरचनाएं आएंगी किसके अंतर्गत आती हैं, आहार नाल के अंतर्गत आती हैं। इनमें कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं, इनमें जो संरचनाएं आएंगी अभी मैं फिगर ड्रॉ करूंगी, समझ जाएंगे आप कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। इसमें पहले आपका मुख आता है, मुख गुहा आएगा। मुख गुहा में क्या है, आपके दांत हैं और आपकी जीभ है। उसके बाद आपकी ग्रास नली आएगी। ठीक है, ग्रास नली में क्या होता है, खाना जिस पाइप से हमारा कहाँ, पेट तक जाता है। फिर आपका पेट आएगा, फिर आपका लीवर आएगा, फिर आपका क्या आता है, छोटी आंत आएगी, बड़ी आंत आएगी। उसके पहले आपका अग्नाशय आएगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। फिर क्या होता है, एनस के द्वारा क्या होते हैं, जितने भी अविलेय जो पदार्थ नहीं घुल पाए
वो क्या होते हैं, मल द्वार द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर आते हैं, ये सारे जो संरचनाएं आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, आहार नाल के अंतर्गत आती हैं। इसलिए मैं लिखी हूँ ये मुख से लेके कहाँ तक, एनस तक या मलद्वार तक, इसकी जितनी संरचनाएं होती किसके अंतर्गत आती हैं, आहार नाल के अंतर्गत आती हैं। अब आप देखिए दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथियां। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, हमारे मुख से ही पाचन स्टार्ट होता है, हमारे मुख से ही पाचन होना शुरू होता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, लार ग्रंथियां। पहला क्या हो जाएगा, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। दूसरा क्या है आपका, यकृत आएगा। तीसरा आपका इसमें आ जाएगा, तीसरे में आपका अग्नाशय। ये 3 तरह की इसमें ग्रंथियां आएंगी। कौन कौन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ये तीनों जो होती है पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। इन तीनों ग्रंथियों से क्या होता है आपका, पाचन रस निकलता है, जो भोजन पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। पाचन रस निकलता है जो हमें भोजन पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो देखा जाएगा कि एक चार्ट बना देती हूँ, उस चार्ट के द्वारा आप समझ जाइएगा। पहला क्या यहाँ लिख देते हैं, पाचन। ठीक, पाचन मैंने बताया 2 अंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, आहार नाल। क्या होता है, आहार, आहार नाल। और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथियां। दूसरा क्या है, पाचन, पाचन ग्रंथियां। दूसरा क्या है आपका, पाचन ग्रंथियां। दूसरा क्या है आपका, पाचन ग्रंथियां। तो आपके आहार नाल में मैंने क्या बताया था, आहार नाल की जो कितने फीट की लंबी होती है, 33 फीट की होती है। ओके, इसमें क्या क्या आता है, हमारे आहार नाल में कौन कौन सा भाग आता है। पहला आता है मुख गुहिका। क्या आता है, पहला मुख होगा, मुख में क्या होता है, गुहिका, गुहिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी। दूसरा आपका कौन सा आता है इसमें आहार नाल में, दूसरा आपका आता है ग्रास नली। दूसरा क्या आता है, ग्रास नली, ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है। तीसरा है आपका क्या आएगा, तीसरा आपका आता है अमाशय। तीसरा क्या है, अमाशय। क्या आता है तीसरा, अमाशय आता है। और अमाशय की जो लंबाई चौड़ाई हो, क्या लंबाई 30 सेंटीमीटर है। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। चौथा फिर आपका क्या आता है, चौथा जो आता है आपका, चौथा आता है आपका छोटी आंत। अमाशय के बाद आपका क्या आएगा, अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत। ठीक है, ग्रास नली है, यकृत, अमाशय। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आएगा, हाँ छोटी आंत। अभी 1 मिनट रुकिए, इसमें आएगा आपका यकृत। पहले आएगा यकृत, 1 मिनट। यकृत जो होती है और आपकी क्या रहती है, 1 मिनट, उसको हम निकाल लेते हैं। यकृत हटा दीजिए, ये एक तरह का उसमें आ जाएगा, जठर रस में आ जाएगा। ठीक है, यकृत के बाद आपका आता है ये अमाशय के बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आ जाती है आपकी 5वां बड़ी आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद आपका लास्ट में 6वां आ जाता है मल द्वार। क्या होता है, मल द्वार। क्या आएगा, मल द्वार आएगा। ओके, और इसमें मैंने पाचन ग्रंथियों में 3 तरह की ग्रंथियां बता दी थी, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। दूसरा है आपका यकृत आया था, यकृत एक तरह की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। फिर अग्नाशय, अग्नाशय जो होती है शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर की। किसका, मनुष्य के शरीर की। और जो होता है अग्नाशय, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी
ग्रंथि होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ग्रंथि होती है मनुष्य में। ओके, मैंने क्या लिखवाया, आहार नाल में ये 33 फीट का होता है। इसमें मुख गुहिका जो होती है जिसको बकल कैविटी कहते हैं, ग्रास नली को हम ओइसोफेगस कहते हैं, अमाशय जो होता है इसको पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं। जो आपकी ग्रास नली वो 25 सेंटीमीटर की है, अमाशय 30 सेंटीमीटर का है। छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार होता है। ये सारे पार्ट किसमें आते हैं, आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और पाचन ग्रंथियों में क्या होती है, लार ग्रंथियां, यकृत है और अग्नाशय है। आपको इतना पता होना चाहिए, जो लार ग्रंथियां हैं ये कितनी होती हैं, ये 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी मतलब 6, संख्या में देखेंगे 6 और जोड़ी में देखेंगे तो कितनी जोड़ी होती है, ये 3 जोड़ी होती है। ओके, और इसमें जो है दूसरी आएगी लार ग्रंथि में यकृत, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं, और यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत को जिगर भी बोलते हैं, पर यकृत को लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो होती है उसको पैनक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं पूरा अच्छे से आपको फिगर ड्रा करके बताऊंगी कि मनुष्य में पाचन कैसे कैसे होता है। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।